नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है आप लोग का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मॉडल पेपर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका, खास करके एसएसटी विषय में, जैसा कि आप लोगों को टर्म 1 में देखने को मिला। इसलिए दोस्तों अब से जो हम लोग जो सीरीज लाने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जिससे आप लोग को डेफिनेटली जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, भारत की जलवायु कैसी है। दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर जलवायु और मौसम ये दो तरीके के शब्द उन्हें देखने को मिलता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसे आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ पाए। ठीक है दोस्तों, मौसम के इंग्लिश में कहते हैं आपका वेदर और जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है तो दोस्तों मौसम यानी दोस्तों याद रखिएगा, मौसम यानी दैनिक होने वाले परिवर्तन, यानी कम समय में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जैसे कभी बारिश हो जाती है तो आप कहते हैं कि आज जो है मौसम थोड़ा ठंडा टाइप का है। ठीक है, थोड़ा यदि गर्मी आपका बढ़ गया तो कहिएगा कि मौसम जो है थोड़ा गर्माहट ज्यादा आ चुका है। ठीक है, तो ये जो आप लोग कम समय में होने वाले जो परिवर्तन देखते हैं अपने आसपास में, उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, लेकिन दोस्तों जलवायु ठीक इसका उल्टा है। जलवायु क्या होता है, किसी क्षेत्र में ये 30 वर्षों में होने वाले मौसम में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कितने वर्षों में, 30 वर्षों में होने वाले आपका मौसम में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका डिफरेंस है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत की जलवायु कैसी है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की जलवायु जो है दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड देख पा रहे हैं, दो तरीके का वर्ड आपको दिखाई मेरा, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा आपको मानसूनी। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं डिटेल के साथ, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें ताकि जो है आप एग्जाम में भी अच्छा करें और आपका समझ भी अच्छा रहे जियोग्राफी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय जो यूज किया गया यहाँ पे शब्द का, इसका मतलब क्या होता है। उष्णकटिबंधीय शब्द का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप सभी यहाँ पे, मैं उसके लिए फिगर की सहायता लेता हूं, उससे आप लोग बेहतर समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हम लोगों का ग्लोब है। ठीक है, और ग्लोब में हम लोग जानते हैं ये वाला है जो होता है आपका यहाँ से 23.5 डिग्री से लेकर ऊपर की तरफ जो आपका है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा, आप जानते हैं ये। ठीक है, और ये कर्क रेखा से मकर रेखा वाला ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सूर्य का रोशनी है वो लंबवत पड़ती है। सूर्य की रोशनी क्या होता है दोस्तों, वो लंबवत पड़ती है। ठीक है, और इसलिए जो है इसका नाम पड़ा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपका 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा से लेकर आपका 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा तक का एरिया जो आता है ये आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और भारत भी जो है दोस्तों यही पे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इंडिया के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा से गुजरने के कारण जो है दोस्तों भारत का अधिकांश क्षेत्र देख पा रहे हैं कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जा रहा है। किसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है उष्णकटिबंधीय यूज किया गया है। ठीक है, क्यों यूज किया गया आप लोगों को मालूम चला है, क्योंकि भारत का जो है बीचों बीच से कौन सी रेखा हो जाती है दोस्तों, कर्क रेखा, और बीचों बीच से कर्क रेखा जाने के कारण दोस्तों अधिकांश जो है भारत का क्षेत्र जो है इस कर्क रेखा के अंतर्गत आ जा रही है। और ये जो आप एरिया देख पा रहे कर्क से लेकर आप मकर रेखा तक, ये क्या कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों भारत की जलवायु के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, आपका उष्णकटिबंधीय। क्या यूज किया गया दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शब्द जो है यहाँ पे आप आंसर में देख पाए यूज किया गया। ठीक है, अब दोस्तों बाकी रह जाता है आपका मानसूनी। मानसूनी शब्द क्यों यूज किया गया, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हवाओं की दिशा का ऋतु यानी सीजन के अनुसार बदल जाना। ठीक है, यानी दोस्तों भारत की जलवायु की बात करें तो जैसे जैसे सीजन यानी ऋतु चेंज होती है हवा का डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। ठीक है, इसलिए भारत की जलवायु जो है आपका मानसूनी जलवायु कहा गया। तो इस तरह से आप लोग समझ पाए कि भारत की जलवायु को क्या कहा गया है,
दोनों ही तरह से हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि भारत की जलवायु के लिए यहाँ पे दो शब्द यूज किया गया, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। तो ये क्यों यूज किया गया है और भारत की जलवायु को क्या कहता है आपको मालूम चल चुका होगा। ठीक है, भारत की जलवायु को क्या कहता है दोस्तों, भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो है आगे आप लोगों को इसी तरह से समझा के बताऊं या डायरेक्ट आंसर बताऊं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे समझा के बताने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिटेल वाइज के साथ जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जो है केवल रटे नहीं बल्कि समझ के आंसर्स को लिखे, ताकि एग्जाम के साथ साथ आपकी समझ भी विकसित हो और आगे आप लोग और भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग का कमेंट इतना अच्छा रहता है तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत करूं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। अभी मैंने आपको जलवायु के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये जो जलवायु से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखे। ठीक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से प्रमुख कारक यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो आप लोगों ने फिगर देखा दोस्तों, यहाँ पे ये कौन सी रेखाएं थी दोस्तों, ये जो है आप ऐसे से देख पा रहे हैं, ये रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत की जलवायु में जो आप लोगों ने देखा, ये जो आप 23.5 डिग्री का अक्षांशीय रेखा देखें ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का अक्षांशीय रेखा देखें वो क्या है नाम उसका, कर्क रेखा। और आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री जो आपने देखा अक्षांशीय रेखा, उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो है जलवायु में काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, कौन सा रेखा, आपका अक्षांशीय रेखा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत की जलवायु में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कौन, अक्षांश। कौन, अक्षांश। ठीक है, तो यहां पे हो चुका पहला। उसके बाद दोस्तों भारत की जलवायु में जो है ऊंचाई भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, वायुदाब भी महत्वपूर्ण रखता है, समुद्र से दूरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आपको आगे बताने वाले हैं महासागरीय धारा के बारे में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इसके साथ ही दोस्तों आपका उच्चावच के लक्षण। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये कभी कभी आपका 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 पॉइंट्स वगैरह लिखिएगा, 2-4 पॉइंट्स तो चलेगा, लेकिन 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको कम से कम 5 पॉइंट्स जो है इसका लिखने का जरूरत है। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मॉडल सेट में भी दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। क्या पूछा गया है, लू शब्द से क्या अर्थ है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा, इसे जोड़ के लिख देंगे कि गर्मी के दिनों में हमें लू लगने के कारण जो होता है, क्या बोला जाता है घर में कि जो है आम को पका के खाना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए जो है ये लू कहलाता है। ऐसा लिखिएगा तो आपको जो है वो मैंगो वाला ही नंबर मिलेगा, यानी लड्डू नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर जो पूछा गया उसी को लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को वही मैंगो वाला आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखना है आपको आंसर में क्या लिखना है, लू शब्द का अर्थ है कि गर्म हवा, ये उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क गर्म हवा है। कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा है। ठीक है, यह अधिकतर जो है आपका अर्धरात्रि तक भी चलती है। ये जो होता है दोस्तों, जब ये गर्म हवा चलती है तो अर्धरात्रि तक भी चलता है। इन गर्म हवाओं के संपर्क में आने से कभी कभी ये जो है आपके लिए प्राण घातक भी हो सकता है। अगर लू लग जाता है किसी को दोस्तों, अगर उसको सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो उसका डेथ भी हो सकता है, काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ सकता है उसका। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आप लोग वर्ड बना के लिखिएगा, नहीं तो आप अपने शब्दों में इसको लिखने जाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया उसको आप लोग अपने शब्द में बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, मानसून फटने का क्या अर्थ है। सबसे पहले यहाँ पे आंसर जो है आप देख सकते हैं क्या लिखे है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई आर्द्र हवाएं एक ही महीने में पूरे देश में क्या होता है, फैल जाती है। ठीक है, यहाँ आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मानसून का फटना कहते हैं। जैसे आप जानते हैं इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है दोस्तों, तो ये जो होता है ये पूरा एक ही महीने के अंतर्गत पूरे देश में ये जो है फैल जाता है। ये अपने साथ दोस्तों आपका क्या लेके आती है, अपने साथ नमी लेके आती है, जो कि आपको देखने को मिलता है। ये जहां पे टकराती है वहां पे मूसलाधार जो है आपको बारिश, और वहां पे आपको गड़गड़ाहट देखने को मिलती है और बिजली की थंडरिंग यानी चमक भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून का फटना कहते हैं। ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक चलती है दोस्तों, याद रखिएगा जून में प्रवेश करती है और जो कि सितंबर तक चलती है, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं इस तरह से बना के। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन में से है। ठीक है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि
आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपका किधर से प्रवेश करती है, इधर से प्रवेश करती है 1 जून को, ठीक है। अरब सागर से होते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है 1 जून को, और ये सीधा जाकर आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं पश्चिमी तट की तरफ, जो ये वाला यहाँ से एरिया जो आता है, ये केरल की तरफ का एरिया, इसे हम कहते हैं मालाबार तट। इसे किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। और यहाँ पे जाकर सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका टकराती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक वर्षा करती है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे जो पूछा गया किन पवनों के कारण दोस्तों मालाबार तट पर अधिक वर्षा होती है, तो हमें पता चल चुका है कि ये मालाबार तट किधर स्थित है दोस्तों, आपका ये हो गया पश्चिमी तट। ये पूरा एरिया जो आएगा ये पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट का जो यहाँ पे जो आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं मालाबार तट। इसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है दोस्तों तो अरब सागर से होते हुए सबसे पहले इसकी पहली शाखा जो यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मूसलाधार वर्षा करती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही हम लोग आंसर में लिखेंगे मालाबार तट, जो मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। ये किधर स्थित है? देखिए ये जो मालाबार जो आप तट देख रहे हैं ये पश्चिमी तट पर ही स्थित है दोस्तों, और यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आकर जो अपनी पहली शाखा यहाँ पे टकराती है, जिसके कारण इस एरिया में जो है मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। इधर वाले तट को हम कहते हैं इस साइड को पश्चिमी तट और इधर वाले को पूर्वी तट, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तट को लेकर जो है आपको बोर्ड में अलग से जो है मैप बनाकर बताऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैप पर, ठीक है। जिनको चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैप के लिए जो है मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्या पूछा गया है? तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया। आप लोग कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोगों को देखने को अधिकतर मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो है ठंड के मौसम में अधिक वर्षा क्यों देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग का आंसर लिखना है। इसको समझने से पहले हम लोग को फिगर को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। फिगर के द्वारा इसके जो अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं कि आखिर बोला क्या गया और ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं दोस्तों हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब आगे की ओर बढ़ती है दोस्तों तो वो 2 शाखा में बढ़ जाती है। कितने शाखा में बढ़ जाती है? 2 शाखा में बढ़ जाती है, ठीक है। अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें और एक होगी आपका बंगाल के खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। ये जो आप देख पा रहे हैं अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब भारत के स्थल के पास पहुंचती है तो ये 3 शाखा में बढ़ जाती है। कितने शाखा में बढ़ जाती है? 3 शाखा में, ठीक है। ये जो है आपका कितने शाखा में बढ़ जाती है? 3 शाखा में बढ़ जाती है, ठीक है। इसका जो पहला शाखा जो है दोस्तों केरल राज्य में 1 जून के आसपास पहुंचता है। ये इसका जो पहला जो शाखा है यहाँ पे केरल राज्य में कब पहुंचता है दोस्तों? 1 जून, याद रखिएगा डेट को, ठीक है। ये जरूर आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। इसका पहला शाखा जो कब पहुंचता है केरल राज्य में? 1 जून के आसपास पहुंचता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे एरिया जो है दोस्तों इसे हम कहते हैं पश्चिमी तट। ये वाला पश्चिमी तट है और ये हो गया आपका पूर्वी तट, ठीक है। तो इसका पहला जो शाखा है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का, ठीक है, तो ये अरब सागर का पास का जो पहला जो शाखा है ये केरल राज्य में 1 जून के पास पहुंचकर जो है पश्चिमी तट से टकराती है, और खास करके यहाँ पे जो आप जानते हैं इसको कहते हैं मालाबार तट। इसे हम क्या कहते हैं? केरल के पास है आपका मालाबार तट, और यहाँ पे टकरा का जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जोरदार बारिश यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा कि पहाड़ है तो पहाड़ के एक तरफ जो है बादल टकराएगी तो दूसरी तरफ जो है पानी कम होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो दोस्तों यहाँ पे पहाड़ों की अधिक ऊंचाई के कारण जो है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर वर्षा हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसका जो है आपका पश्चिमी घाट के तुलना में इधर पूर्वी घाट के ढलानों में कम हमें वर्षा देखने को मिलती है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो पहाड़ की ऊंचाई जो है ना दोस्तों लगभग 1500 से 2000 मीटर तक का ऊंचाई का होता है। 1500 से कितना मीटर का? 2000 तक का मीटर का ऊंचाई का होता है ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो इस तरह की ऊंचाई के कारण क्या होता है कि जो ये जो पवने हैं, ये जो पवने जो है अपने साथ बादल को लेके जा रही है, ये क्या होता है अधिक यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना मीटर तक? 1200 मीटर तक पहुंचते पहुंचते ये जो है काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और यहीं पे दोस्तों ये बारिश कर देती है। यहीं पे क्या होता है दोस्तों? बारिश हो जाती है, ठीक है। और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों वाला क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है? ये जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलानों वाला क्षेत्र इसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वृष्टि छाया प्रदेश में दोस्तों आपका कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? ये वाला इधर तो आपका इधर केरल हो गया, तो इधर तरफ आपका आ जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। इधर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश जैसे एरिया हम लोग को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो है इधर स्थित है, और इसलिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का प्रभाव यहां देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों इस एरिया में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें नहीं होती है, ठीक है। क्यों आप लोग समझ चुके हैं इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि अब जो है ये तो मैंने कहा आप लोग का दक्षिण पश्चिम मानसूनों का इफेक्ट कहा। अब दोस्तों क्या होता है जब शीत ऋतु का समय आता है दोस्तों, यानी ठंड के मौसम का समय आता है, तो अब क्या होता है
तब उत्तर पूर्वी भाग पर तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, अर्थात निम्न दाब से उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और आप सभी जानते हैं उच्च दाब वाली पवनें जो है उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोस्तों क्या होगा, इधर वाली जो पवनें हैं ये हिंद महासागर की तरफ क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, बढ़ने लगती है, उसके बाद याद रखिएगा उत्तर पूर्व से जो है पवनें जो है हिंद महासागर की तरफ चलने लगती है और यहां पर शुरू होती है आपका उत्तर पूर्व मानसून की। किसका शुरुआत होता है दोस्तों, उत्तर पूर्व मानसून की। उत्तर पूर्व मानसून का मैक्सिमम भाग आप देख पा रहे दोस्तों, ये जो है स्थल से होकर जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून का कुछ भाग जो है आपका जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है। किससे होकर जाता है, बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है। और बंगाल की खाड़ी से होकर जब ये जाती है दोस्तों, ये जो बंगाल की खाड़ी से होकर जब ये जाती है तो अपने साथ जो है जलवाष्प की कुछ मात्रा ग्रहण कर लेता है, जिससे जो है अक्टूबर और नवंबर, कब दोस्तों याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, ये मैं आपका क्या कर रहा हूं, अभी उत्तर पूर्व मानसून जो है दोस्तों आपका अक्टूबर और नवंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने साथ जो है बंगाल की खाड़ी से होकर जब ये जाती है दोस्तों तो अपने साथ नमी को ग्रहण कर लेती है और नमी को ग्रहण करने के साथ जो है अक्टूबर नवंबर में आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में और नवंबर दिसंबर में, याद रखिएगा नवंबर दिसंबर में आपका तमिलनाडु में सर्वाधिक जो है यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु एरिया में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है इस एरिया में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, जबकि आपका उत्तर पूर्वी मानसून का एरिया से जब ये आपका जो बंगाल की खाड़ी से होकर जब इसकी पवनें जाती है तो अपने साथ नमी को ग्रहण करके जाती है और इधर नवंबर दिसंबर में जो है यहाँ सर्वाधिक वर्षा इस एरिया में तमिलनाडु वाले एरिया में करती है। ठीक है, इसलिए जो हमें शीत ऋतु में अधिक वर्षा देखने को मिलते हैं, कहां पे, तमिलनाडु में। तो आप लोग इसका आंसर को अपने शब्दों में बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्थिति बता दीजिएगा कि तमिलनाडु किधर की तरफ है। तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। इधर किधर है, तमिलनाडु राज्य जो है भारत के किधर, दक्षिण, भारत के दक्षिण और पूर्व तरफ है, दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये वाला जो है आपका कौन सा तट है, पूर्वी तट है। तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे आंसर में। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, यहां शीतकाल की उत्तर पूर्वी मानसून की पवनें ग्रीष्मकाल की दक्षिण पूर्व मानसून की अपेक्षा क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। हम लोगों ने अभी देखा कि जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें में जो है यह वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत तमिलनाडु आ जा रहा था। जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जा रही थी तो ये जो तमिलनाडु एरिया जो आ रहा था वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ रहा था। इधर बारिश हो जा रहा था और इधर बारिश नहीं हो रहा था पूर्वी ढलान में। तो ये वाला क्षेत्र जो है, जिस एरिया पे ये वाला क्षेत्र पड़ रहा था, ये से वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते जो है इस पहाड़ों की ऊंचाई के चलते ये जो तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जा रहा था, इसलिए बारिश नहीं हो रहा था। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून में जब जो है बारिश जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी से होकर या नमी ले जाकर जो है तमिलनाडु में काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है दक्षिण पूर्वी मानसून की अपेक्षा यहाँ पे अधिक बारिश करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्या लिखा है कि ग्रीष्म काल में यह प्रदेश पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होती है। अभी मैंने बताया कि जब गर्मी का मौसम होता है तो ये जो है तमिलनाडु, यहाँ पे आप देखें कि केरल वाला जो यहाँ पे पहाड़ी एरिया आ रहा था, यहाँ पे अधिक ऊंचाई के कारण बारिश यहाँ पे हो जा रहा था। ठीक है, और तमिलनाडु वाला जो एरिया आ रहा था वो इधर बहुत हल्की मात्रा में या ना के बराबर वह बारिश देखने को मिलता है। तो जिस एरिया में जो है ये पूर्वी ढलान में जो तमिलनाडु वाला एरिया है इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये तमिलनाडु ग्रीष्म काल में किधर आता है, आपका वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होता है, कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा क्या लिखे यहाँ पे कि शीतकाल में लौटती हुई मानसून पवनें जो बंगाल की खाड़ी को पार करके क्या ग्रहण करती है, क्या ग्रहण करती है दोस्तों, नमी को ग्रहण करती है। अभी हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि यहां से जब तमिलनाडु की और जब आपका उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जब आगे की ओर बढ़ती है बंगाल की खाड़ी से होकर तो वो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती है और यहाँ पे टकराकर तमिलनाडु के पास जो है वो बारिश ज्यादा करती है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए शीतकाल में जो है आपका लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करके नमी ग्रहण कर लेती है और ये पवनें पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराकर, किससे टकराकर, ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है उससे टकराकर अधिक वर्षा करती है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा। इस प्रकार शीतकाल में जो है प्रदेश आर्द्र पवनों के सम्मुख होने के कारण जो है अधिक वर्षा है, परंतु ग्रीष्म काल में ये जो तमिलनाडु वाला एरिया आ रहा था किसमें आ रहा था, वृष्टि छाया प्रदेश के कारण जो है यहाँ पे आपका कम वर्षा प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं आंसर को कि तमिलनाडु में जो है ठंड के दिनों में अधिक वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार जो है आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और खुद से जो है मैप के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जरूर आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो इसी तरह से समझ के लिखिएगा। अगर मैं नहीं समझाता तो आप लोग कितना भी रट लेते तो आपको याद होने वाला नहीं था। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की ही फरमाइश है कि मैं आप लोगों को समझाकर बताऊं। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं डायरेक्ट भी आंसर आप लोग को बाकी की तरह बता सकता हूं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का जो है अंग्रेजी शब्द जो है इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों, ठीक है, ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ होता है घर तथा लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन से। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थानुसार जो होता है पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, जंतुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन, एक दूसरे के आश्रित होने के कारण जो है ये एक साथ रहते हैं। जर्मन अर्थशास्त्री, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने इसका जो है पहला प्रयोग किया था, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है 1869 में जो है आइकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था। परिस्थिति के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो परिस्थिति के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है, जनक के रूप में अर्नेस्ट हैकेल को जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अपने शब्दों में बनाकर जरूर लिखिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको इसमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाम कब किया, ठीक है, इसका जो है ग्रीक शब्दों में इसका दोनों का अर्थ क्या होता है इसके बारे में, तो इसको जरूर आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के पारस्परिक संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से, पादप द्वारा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। तो पादपों द्वारा जीवों का निर्धारण जलवायु, मृदा, उच्चावच तथा अफवाह द्वारा निर्धारित होता है। इन चीजों के द्वारा जो है आपका पादप तथा जीव जंतु का वितरण जो है निर्धारित किया जाता है। ये ऑलरेडी जो है आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया देशज वनस्पति। ठीक है, तो नाम से ही आप लोग इसका आंसर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विदेशज वनस्पति क्या है, तो वे जो पौधे भारत के बाहर से लाई गई है उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका देशज वनस्पति का आप लोग जो है एग्जाम्पल नीचे लिखिएगा और कुछ विदेशज जो है आपका विदेशी जो वनस्पति है उसका नाम नीचे आप लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, जो विदेशी जो वनस्पति जो बाहर से लाकर भारत में लगाया गया उसके बारे में, और जो ऑलरेडी हमारे भारत में था उन वनस्पतियों का नाम नीचे आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के आधार पर जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, आपका तापमान, सूर्य का प्रकाश, वृष्टि, मिट्टी और भू आकृति। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, कटीले और झाड़ी वाले वनों के मुख्य वृक्षों के नाम लिखे। ठीक है, तो बोला गया कटीले और झाड़ी वाले। ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा बबूल, कीकर, खेर और खजूर। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग भी आसानी से अपने तौर पर आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 पे, उन 3 राज्यों के नाम लिखे जहां हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, तो असम, केरल और कर्नाटक। दोस्तों आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके, क्या हमारे झारखंड राज्य में हाथी पाए जाते हैं या नहीं। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, गेंडे का प्राकृतिक वास कौन से राज्य में है। ठीक है, तो गेंडे का प्राकृतिक वास जो है आपका असम की दलदली भूमि और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में है। ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, कीकर और सागौन के वृक्ष कौन से वनस्पति क्षेत्र में आते हैं। तो इजी आंसर इसका, जो कीकर है दोस्तों वो कटीली वन में, और सागौन जो है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, कटीले और झाड़दार वन कहाँ है। तो कटीले और झाड़दार वन कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पे पानी जो होता है दोस्तों, बारिश जो होता है वहां जहां कम होता है वहां पे कटीले और झाड़दार हमें वन देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा कच्छ, गुजरात में, कच्छ और सौराष्ट्र जो कि आपका गुजरात राज्य में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के राज्य के जहां पे कम वर्षा वाला क्षेत्र वहां पे हमें ये कटीले और झाड़दार वन जो है हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के प्रसिद्ध मैंग्रोव वृक्ष का नाम लिखे। ठीक है, तो यहाँ का जो मैंग्रोव वृक्ष का नाम है वो नाम है आपका सुंदरी वृक्ष। क्या नाम है, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, और इसी सुंदरी वृक्ष के नाम के आधार पर ही जो है इस वन का नाम क्या पड़ा है दोस्तों, सुंदर वन। क्या पड़ा है, सुंदर वन। ठीक है, इसकी जड़ें जो है दोस्तों ये ऊपर की ओर लटकते हुए काफी ज्यादा देखने को मिलता है और देखने में काफी ज्यादा ये जो होता है सुंदर, और आप देख सकते हैं फिगर में कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी के चलते जो है इसका नाम जो है सुंदरी वृक्ष पड़ा, और सुंदरी वृक्ष के चलते ही दोस्तों इस एरिया का ही नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पार्क क्या है। ठीक है, पूछा गया राष्ट्रीय पार्क क्या है, यह प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन जीवों के परिरक्षण
का एक आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। किसके लिए? प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति सुंदरता और वन जीवों के परिरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पार्क का नाम आए और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तरांचल, जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वहां पे है। और दोस्तों और एक जो है पार्क का नाम याद रखेगा, शिवपुरी, ठीक है। ये जो है शिवपुरी नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में, इसे हम लोग जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जो है दोस्तों खास करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं दोस्तों ये क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जैव विविधता का एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो 1936 में बाघों की रक्षा के लिए किया गया था, बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था दोस्तों? रामगंगा नेशनल पार्क था, ठीक है। जिम कॉर्बेट में दोस्तों बात करें तो 600 पक्षियों की प्रजातियां और 110 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। सोच सकते हो दोस्तों 600 पक्षियों की प्रजातियां और 110 पेड़ों की प्रजाति यहां पे पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस पार्क में भ्रमण के लिए केवल हाथी पर सवार होकर ही जो आप लोग को यहाँ पे घूमने को दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बड़े खतरनाक जानवर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों इसलिए आपकी सुरक्षा और जानवर की सुरक्षा को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो है भ्रमण के लिए इसका ही यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आप लोगों का जो एसएसटी के जो भूगोल विषय का जो पार्ट था उसका जो एक आप लोगों को क्वेश्चंस का सीरीज लेके आया हूं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यू जो है आगे की सीरीज भी मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ समझा के मैं बताऊं तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना ना भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और भी ज्यादा मैं मेहनत करूं। और आप लोग तय मानिए कि आप लोग एग्जाम से पहले एसएसटी का जितना भी पोर्शन है मैं कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।